हेलो एंड वेलकम बैक। दिस इज सारंग गुप्ता, योर साइंस एंड मैथ्स टीचर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस, वो भी किसके, ट्रिग्नोमेट्री के। राइट। तो हमारी केस बेस्ड की सीरीज चल रही है। इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के किए थे। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के करने वाले हैं। चलिए देखते हैं केस बेस्ड वन डायरेक्टली, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दो एरोप्लेन्स हैं, लीव्स एन एयरपोर्ट। एक एयरपोर्ट को लीव करते हैं, वन आफ्टर द अदर, मतलब पहले एक जाता है उसके बाद दूसरा जाता है। आफ्टर मूविंग ऑन रनवे, रनवे पर चल रहे हैं, वन फ्लाइज टूवर्ड्स ड्यू नॉर्थ। एक प्लेन चला जाता है नॉर्थ की साइड एंड अदर फ्लाइज ड्यू टू साउथ। दूसरा प्लेन जाता है साउथ डायरेक्शन में। द स्पीड ऑफ टू एरोप्लेन्स इज, स्पीड हमें दिए 400 किलोमीटर पर आवर और 500 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। राइट। कंसिडरिंग पी क्यू एज रनवे, यहाँ पर जो ये आपका पी से क्यू तक का डिस्टेंस है, दिस इज रनवे जिस पर प्लेन पहले चल रहा है। और ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना, 1.6 किलोमीटर। A and B are 2 points in the path followed by two planes. A और B जो ये दो पॉइंट्स हैं, ये वो पाथ हैं जिन पर प्लेन चले हैं। तो प्लेन कुछ ऐसे चले हैं, पहले एक प्लेन P से Q तक गया और फिर Q तक पहुंचने के बाद, यानी कि रनवे पर चलने के बाद वो किस डायरेक्शन में चला गया, नॉर्थ डायरेक्शन में चला गया है। तो यानी कि A पॉइंट पर जा चुका है वो प्लेन। ठीक है। कितना डिस्टेंस उसने यहाँ पर कवर किया है, 1.2 किलोमीटर कवर किया। अब दूसरा प्लेन चला है, उसके बाद उसने भी पहले पी से क्यू तक यानी कि रनवे कवर किया और फिर वो कौन सी डायरेक्शन में गया, साउथ वाली डायरेक्शन में गया। तो यहाँ पर बी पॉइंट तक वो पहुंच चुका है और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 3 किलोमीटर। तो इस तरह की फिगर है, आपको ट्राइंगल की शेप में इसको समझना है। और ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला भी और ये वाला भी। इस फिगर के बेस पर आपको कुछ चीजें पूछी जाएंगी, वो हमें निकालनी होगी। राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमसे पूछी जाएंगी, वो हमें निकालनी है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। फिलहाल हमें क्वेश्चन समझ आ चुका है कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। एक प्लेन पी से क्यू गया और फिर नॉर्थ चला गया। एक प्लेन पी से पहले क्यू गया और फिर साउथ की डायरेक्शन में चला गया। उनके डिस्टेंसेस हमें दिए हुए हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है मेरे से और कैसे मैं उनको निकाल सकता हूँ। मैं इसे रब कर देता हूँ पहले। यस। सी, यहाँ पर पहले पार्ट में आपसे कहा है फाइंड टेन थीटा इफ एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू थीटा। इसमें एंगल्स का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। किस एंगल को थीटा माना है, किसकी बात हो रही है और कैसे वो निकलेगा। तो यहाँ पर ए पी क्यू की बात हो रही है, तो ए पी क्यू ये वाले एंगल की बात हो रही है, इसको थीटा बोला गया है। और मुझे फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा मुझे पता है, इसकी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सारे फॉर्मूलाज, ये सारी आइडेंटिटीज जिस जिस जो भी ट्रिग्नोमेट्री में गिवन है वो सारी आपको याद होनी चाहिए। बिल्कुल आपको अच्छे से टिप्स पर होनी चाहिए। पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप बार बार उसको लिख कर देखोगे या याद करने में टाइम वेस्ट करोगे, नहीं, आपके पूरे टिप्स पर होनी चाहिए। राइट। तो एक ना, यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है जो कि मुझे पता है कितना है, 1.2। और थीटा के साथ वाला बेस होता है, ये भी मुझे पता है, ये कितना है मेरे पास, 1.6। तो मैंने डायरेक्टली वैल्यूज को पुट किया। अब मुझे बस इनको क्या करना है, सॉल्व। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 3 12, 4 4 16। सो अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट पार्ट का आंसर होना चाहिए डी, यानी कि 3/4। तो मैं यहाँ आंसर्स लिख लेता हूँ सारे ताकि मैं बाद में मैच कर सकूँ। फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, डी। अब सेकंड वाला देखते हैं। राइट। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप ध्यान से करोगे, कॉन्सेप्ट लगा के करोगे, समझ के करोगे, थीटा कहाँ पे दिया हुआ है, क्या उसके अकॉर्डिंग पूछा है, वो सब आपको करना है, तो फिर आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। राइट। थीटा देखने के लिए ना बस अपने आप को एक कैरेक्टर मान लो। यहाँ पर लेट सपोज हम एक कैरेक्टर मान लेते हैं। कुछ नाम रखते हैं अच्छा सा इसका। क्या चल रहा है आजकल, आजकल चल रहे हैं जीतू भैया। चलो इनका नाम रख लेते हैं, कैरेक्टर का नाम है, ये हमारे हैं प्रिय जीतू भैया। ठीक है। अब जो भी एंगल देखेंगे
हम जीतू भैया की नजर से देखेंगे, राइट। चलो देखो, कोट बी की बात अगर मैं करूं, चलिए कोट बी देख लेते हैं। एंगल बी, एंगल बी जीतू भैया एंगल बी कहाँ है, ये रहा। तो एंगल बी ये रहा, ठीक है। अब जीतू भैया यहाँ पर एंगल बी पर खड़े हैं, और एंगल बी ये है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, और हाइपोटेनस ये होगी, राइट। सेकंड पार्ट में आपसे कोट बी निकालने के लिए कहा है। कोट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, मतलब फॉर्मूला उसका जस्ट उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का क्या बन जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। तो अगर जीतू भैया की नजरों से देखें तो यहाँ पर आपको बेस जो नजर आएगा वो 3 आएगा, और परपेंडिकुलर आपको जो नजर आएगा वो 1.6 आएगा। बस अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। पॉइंट हटाया, 0 आ गई, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 से कैंसिल हो रहा है ये, 15/8। तो अकॉर्डिंग टू मी आंसर विल बी 15/8, दैट इज डी पार्ट, राइट। सो हमारे पहली केस बेस के 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड पार्ट में वो क्या पूछ रहा है मेरे से, 10A। मेरे से नहीं पूछ रहा है, बेसिकली जीतू भैया से पूछ रहा है, क्योंकि मैं तो यहाँ जीतू भैया को ही खड़ा करने वाला हूँ। अब मैं जीतू भैया को कहाँ पे ले आया हूँ, 10A पर। तो यहाँ पर इनके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 1.6, और ये हो जाएगा इनका बेस। 10A अगर आपसे पूछा है, फॉर्मूला अगेन सेम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट वैल्यूज इस बार डिफरेंट आ जाएंगी, क्योंकि जीतू भैया को परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है, 1.6, और बेस क्या दिख रहा है, 1.2। इसको सॉल्व करेंगे, 4 से कैंसिल करेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू जीतू भैया आंसर क्या होना चाहिए, 4/3, डेट इज सी पार्ट। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या होना चाहिए हमारा, सी। अभी मैच करेंगे उन्हें, इसमें यहाँ पर आंसर्स भी हमारे पास गिवन है, तो हम सारे आंसर्स को मैच करने वाले हैं, राइट। चलो फोर्थ पार्ट देखते हैं जल्दी से। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है आपसे, फोर्थ पार्ट में पूछा है सेक ए। अब सेक ए मतलब जीतू भैया कहाँ खड़े हैं, ए एंगल ए पर खड़े हैं। अब सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक होता है कोस का उल्टा। अब कोस का क्या था, कोस का था बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें किसका चाहिए, सेक का। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, राइट। तो अब मुझे बस हाइपोटेनस पता होनी चाहिए और बेस पता होनी चाहिए। कहाँ खड़े हैं जीतू भैया, जीतू भैया खड़े हैं ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पर खड़े होने की वजह से बेस तो मुझे पता चल गया कि 1.2 है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब जीतू भैया के लिए हाइपोटेनस क्या होगी, ये, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस होती है जो लॉन्गेस्ट साइड होती, लेकिन ये तो मुझे दी ही हुई नहीं है। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्या करके निकाल सकता हूँ मैं, इसको निकाल सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो ये हाइपोटेनस हो गई मेरे पास। हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर हाइपोटेनस निकाल लोगे, आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये होता है आपका 256, यानी कि 2.56, ये होता है 1.44, और ये ऐड करके आपके पास आ जाएगा 10 10 4। तो हाइपोटेनस आ रही है आपके पास 4, हाइपोटेनस का स्क्वायर 4 है, तो हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी, 2। अब आपने यहाँ पर हाइपोटेनस निकाल ली है, मैं इसको अलग से बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। कितने आए हैं हाइपोटेनस, 2। यहाँ पर वैल्यू पुट करो। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 10 जा, 2 6 जा, अभी भी घट रहा है, 2 5 जा, 3 जा। सो आर आंसर विल बी 5/3। क्या हमारे पास ऑप्शन है 5/3, बिल्कुल है, डेट इज डी ऑप्शन। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का ऑप्शन, थर्ड फोर्थ पार्ट का ऑप्शन क्या आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है, राइट। चलो अब हम फिफ्थ पार्ट निकालने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे से क्या कहा है, कोसेक बी। तो बी पर खड़े हैं जीतू भैया, और पी में कोसेक बी पूछा है इन्होंने मेरे से। तो कोसेक होता है साइन का उल्टा।
साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। तो अब जीतू भैया को हाइपोटेनस चाहिए और परपेंडिकुलर चाहिए, कहां पर खड़े हैं, बी पर खड़े हैं, राइट। परपेंडिकुलर इसके सामने वाले होंगे, जहां पे जीतू भैया खड़े हैं उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो आ गया, लेकिन हाइपोटेनस नहीं है। हाइपोटेनस निकालने के लिए मुझे फिर से क्या लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। अगर यहाँ पर ये हाइपोटेनस है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम इधर लगा देता हूँ, वो वाला पेज मेरा पूरा भर चुका है ऑलरेडी, तो मैं इधर कर देता हूँ। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 1.6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि बेस इस केस में क्या है 3। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे आपके पास हाइपोटेनस आ जाएगी, ठीक है। और ये आएगा आपके पास 11.56, राइट। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इजीली हो जाएगा, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके सिंपल आपको फैक्टर्स करने हैं और कुछ नहीं करना। पॉइंट हटाओ, 100 आ जाएगा नीचे, राइट। और फिर यहाँ पर इस पे फैक्टर्स कर लो, 100 का तो डायरेक्ट 10 हो जाएगा, और 1156 के आप क्या कर लो, प्राइम फैक्टर्स कर लो, डायरेक्टली आपको फैक्टर्स जो भी मिलेंगे वो निकाल के आपके पास हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी। निकाल लेते हैं, चलो जल्दी से। 2 5 10, हमारे पास 7 या 14, 8 का, फिर से 2 से चल रहा है, 2 2 4, 8 या 16, 9 जा, ये 17 से कटेगा, तो यहाँ पर मेरे पास 17 17, 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17, तो मेरे पास यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, एयरपोर्ट है ये, वैसी कलर ले लिया मैंने ये, ठीक है। तो यहाँ पर 1156 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, और 17 इंटू 2, 17 इंटू 17 यानी कि 17 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, और 100 का अंडर रूट क्या बन चुका है ऑलरेडी, 10। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हट जाएगा, 2 बचेगा, 17 का स्क्वायर हट जाएगा, 17 बचेगा, 10, 34 अपॉन 10 डेट इज 3.4। तो यहाँ पर आपके पास जीतू भैया के लिए जो हाइपोटेनस आएगी इस केस में वो कितनी आएगी, 3.4। अब बस आप इसको सॉल्व करने वाले हैं, ये 2 से 17, ये 8, तो आर आंसर विल बी 17 अपॉन 8, और मेरे पास 17 अपॉन 8 ए ऑप्शन है। तो मेरा फिफ्थ का जो आंसर आने वाला है वो ए ऑप्शन आना चाहिए, राइट। तो अब मैच करते हैं सारी चीजें कि हमने सही किया है या नहीं। पहले मैं ये यहाँ से सब कुछ जो मैंने इतना सारा सड़ा दिया है वो सब रब कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। दिवाली आने वाली है, वैसे भी सफाई तो होनी चाहिए, राइट। जीतू भैया को यहीं रहने देते हैं, दोबारा ले आएंगे, चलो। ओके, लेट्स मैच आवर आंसर्स। फर्स्ट का हमारा आंसर आना चाहिए डी, ठीक है, हमारा डी आ रहा है। सेकंड का डी आना चाहिए, सेकंड का हमारा भी डी आ रहा है। थर्ड का सी आना चाहिए, थर्ड का सी आ रहा है। फोर्थ का डी आना चाहिए, फोर्थ का डी आ रहा है। फिफ्थ का आंसर हमारा ए आना चाहिए, ए आ रहा है। तो हमारे सारे आंसर्स यहाँ पर मैच कर गए, राइट। तो ये हमारी केस बेस पूरी हो गई है। अब दूसरी केस बेस क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी केस बेस देखते हैं। ये रही है हमारे पास दूसरी केस बेस, इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। क्या मैं ये सब रब कर दूं, अब ये तो हो गया है, चलो ये अब रब हो गया। अब दोबारा से हम केस बेस देखेंगे, पहले समझ लेते हैं, और फिर हम अपने जीतू भैया को बुलाएंगे ताकि हम सारी चीजें निकाल सकें। अनीता, a student of class 10th has to made a project on introduction to trigonometry, इसको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ा। She decides to make a bird house, उसने bird house बनाया ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस which is triangular in shape। ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो ट्रायंगल्स पर लगती है, तो उसने ट्रायंगुलर शेप में क्या लगाई है, बनाया है, एक बर्ड हाउस बनाया है। She uses cardboard to make the bird house as shown in the figure, उसने कार्डबोर्ड से एक बर्ड हाउस बनाया। Considering the front size of the bird house as right angle triangle PQR, आपको ये फ्रंट साइड दिख रहा है, इसको क्या मानना है, PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल मानना है। राइट एंगल एट आर, उसने सब कुछ दे रखा है।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको फिर इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, ठीक है। हमें देने हैं, जीतू भैया को देने हैं, जीतू भैया को देते हैं सारे आंसर्स, क्योंकि हम उन्हें ही खड़े करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर दोबारा से एक काम करते हैं, जीतू भैया को ले आते हैं। ये आ गए जीतू भैया हमारे पास। इनको कहाँ खड़ा करें पहले, ये कौन सा एंगल है, एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर को थीटा बोला है, तो पी क्यू आर ये रहा मेरे पास, ये मेरे पास थीटा हो गया। तो जीतू भैया भी यहाँ पर थीटा पर खड़े हो गए। अब कोस थीटा आपसे पूछा है, कोस थीटा आपसे पूछा है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इनको दिख रहा है कि बेस तो क्या है, साफ साफ 12 है, लेकिन इनके पास हाइपोटेनस नहीं है, तो हाइपोटेनस इनको निकालनी पड़ेगी। क्या लगाएं यहाँ पर, नहीं हाइपोटेनस तो दे रखी है, सॉरी, हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, और यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो हाइपोटेनस चाहिए, तो आपको डायरेक्टली वैल्यू निकल जाएगी 13, ठीक है। तो ये आ गया cos थीटा आपका डायरेक्ट 12/13, क्या हमारे पास 12/13 ऑप्शन है, हाँ जी है। तो फर्स्ट का हमारे अकॉर्डिंग, यानी कि जीतू भैया के अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। देखो इस तरह का कंफ्यूजन हो सकता है जैसे अभी जीतू भैया का हुआ है, ठीक है ना, हो सकता है, बिल्कुल वैलिड कंफ्यूजन है, क्योंकि बार बार इनको कभी किसी एंगल पे जाना पड़ता है, कभी किसी एंगल पर जाना पड़ता है। लेकिन ये कंफ्यूजन अगर हम बोर्ड के पेपर में करिए तो हमें 0 मार्क्स मिल जाएंगे, तो इसलिए ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने हमारे से पूछा है सेक थीटा, सेक थीटा जो होता है वो डायरेक्टली कोस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो अगर वो 12/13 आ रहा है, तो हमारा सेक थीटा क्या हो जाएगा, 13/12। क्या हमारे पास ऑप्शन है 13/12 का, यस, हमारे पास डी ऑप्शन है। तो हमारा सेकंड का आंसर क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, राइट। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में हमारे से क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ टेन थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ये पूछा गया है, उसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ लिख देता हूं मैं, इसकी वैल्यू पूछी है। तो अब टेन थीटा नहीं है मेरे पास, टेन थीटा निकालना पड़ेगा, तो मैं फिर से जीतू भैया को खड़ा करता हूँ यहाँ पर एंगल पर, थीटा पर। टेन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या मुझे परपेंडिकुलर पता है, नहीं पता, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, और फिर परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 25, और ये बन जाएगा 5, स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पर भैया को दिख रहा है कि टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 5 और बेस क्या है 12, तो टेन थीटा की वैल्यू रख दी। अब 1 + tan² थीटा यानी कि 5/12 का स्क्वायर, राइट। सॉल्व कर लेते हैं अब इसको, क्या आता है, 25/144, एलसीएम ले सकते हैं हम यहाँ पर, 5/12, एलसीएम आएगा 144, ये हो जाएगा 144 + 25। लेट्स सॉल्व इट, 5 के साथ 144 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और 12 के साथ ये पूरा आ जाएगा। 144 + 25 इज 169, जो कैंसिल हो रहा है, कट रहा है, उसको काट दीजिए। ये 12 जब 144 होता है, ये अभी शायद नहीं कट रहा है किसी से भी, हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 5 × 12 = 60/169। क्या मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल मेरे पास ऐसा ऑप्शन है, 60/169, यानी कि थर्ड का आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ए। तो देखो यहाँ पर जब आप वैल्यूज को सॉल्व कर रहे हो, तो अजीब सा आपको लग रहा है कि यार बहुत अजीब सा आंसर आ रहा है, क्या सही होगा या नहीं होगा, आपको बस अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा रखना है। ट्रिक आपने सही लगाई है, वैल्यूज आपने सही पुट की हैं, आपने उसको कैलकुलेट सही किया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही एक्यूरेट आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट दो क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये डायरेक्टली आपके आइडेंटिटीज बेस्ड हैं, हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ।
ये यहाँ पे मैंने जगह बना दी ताकि मैं आपको वो आइडेंटिटीज एक बार रिवाइज करा सकूं। आइडेंटिटीज कुछ मैंने ये पढ़ी हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, एक आइडेंटिटी मैंने ये भी पढ़ी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। एक आइडेंटिटी ये भी पढ़ी है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये भी 1 के इक्वल ही होता है। राइट, तो ये आइडेंटिटीज तो मैं डायरेक्टली लगा सकता हूँ ना। जैसे कि यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में देखो, उन्होंने पूछा है वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो मुझे यहाँ पर वैल्यूज निकाल कर दिखाकर उनको रख कर जीतू भैया को परेशान कर कर कुछ नहीं मिलेगा। मैं डायरेक्टली इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ, 1। तो मेरे अकॉर्डिंग क्यों 1, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या देता है, 1 देता है। तो फिफ्थ का आंसर डायरेक्टली आपका क्या आ जाएगा, 1, यानी कि ए। ऐसे ही अगर आप फोर्थ पार्ट को देखो तो कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर उल्टा दे रखा है, कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, और हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसका उल्टा कर देना है, बस माइनस बाहर ले लेना है। तो माइनस अगर आप बाहर ले लेते हैं तो ये आपका बन जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर, प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये किसका हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब मैं बस इस माइनस को कहाँ भेज दूंगा, राइट हैंड साइड भेज दूंगा। तो देखो मेरे पास क्या आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये माइनस इधर चला जाएगा, -1। ठीक है, इसको अगर मैं सही से करके लिखूं तो कोट पहले आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1। तो अगर आपको रिवर्स करके दे रखी है कोई आइडेंटिटी तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, उसका आंसर क्या आएगा, -1। तो -1 मेरे पास ए ऑप्शन है, तो मेरा फोर्थ का आंसर आना चाहिए ए, यानी कि -1। राइट, तो इस तरह से हम ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए मैच कर लेते हैं एक बार अपने आंसर्स को। जीतू भैया को अभी हमने रब कर दिया है, अभी जब दोबारा से कुछ करेंगे क्वेश्चन तो उनको बुला लेंगे। हाँ, तो बच्चों हमारे पास सेकंड का जो आंसर्स आ रहे हैं वो है फर्स्ट का ए, ठीक है, सेकंड का डी, ठीक है, थर्ड का ए, ठीक है, फोर्थ का ए, ठीक है, और फिफ्थ का ए। हमारा सारे आंसर्स ठीक आ रहे हैं, तो हमारी सेकंड केस बेस भी सक्सेसफुली हमने कर ली है, कोई भी इसमें दिक्कत परेशानी हमें नहीं आई है। ठीक है, चलो अब थर्ड वाला देखते हैं। मैं आपको थर्ड वाला बता रहा हूँ, अब आपको फोर्थ वाला खुद से करना होगा। इसमें 4 केस पेस है, आंसर सबके गिवन है, ठीक है, ताकि आप आंसर्स भी सबके साथ के साथ मैच कर सके, इसलिए आंसर सारे दे रखे हैं मैंने। तो थर्ड वाला अब मैं आपको बता रहा हूँ, फोर्थ वाला आपको खुद से ट्राई करना है, हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, एक बार आपने सीख लिया काम तो आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर जीतू भैया की नीड पड़ेगी तो उनको बुला लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ किसको बुलाया गया, रितु को। रितु को भी नहीं, रितु की डॉटर को। रितु's डॉटर इज फीलिंग सो हंग्री, उसको इतनी भूख लगी थी, एंड सो थॉट टू ईट समथिंग, तो वो कुछ खाने चली गई। ठीक है, भूख में इंसान खाता ही है, और क्या करता है। शी लुक्ड इनटू द फ्रिज, फ्रिज में देखा, एंड फाउंड सम ब्रेड पीसेस, उसको कुछ ब्रेड पीसेस मिले। शी डिसाइडेड टू मेक अ सैंडविच, उसने सैंडविच बनाया। शी कट द पीस ऑफ ब्रेड डायगनली एंड फाउंड दैट इट फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। वो जैसे उसने डायगनली उसको कट किया, शेप दी एक अच्छी सी, तो वो क्या देखने लगी, ये तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अब जैसी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, वो भूख प्यास सब भूल गई। उसको सिर्फ क्या नजर आने लगी, उसको फिर से दोबारा से ट्रिग्नोमेट्री नजर आने लगी, और उसने सारी साइड्स इसकी मेजर करके यहाँ पर लिख दी। ठीक है, ये ब्रेड पीस है, अब उसको ब्रेड नहीं दिख रही है, अब उसको ट्रायंगल दिख रहा है, और उसकी सारी साइड्स भी उसने मेजर करके यहाँ पर दिख रखी है। अब बस मुझे इन सब की वैल्यूज वो पूछ रही है कि बता दो क्या क्या है ये। चलो देखते हैं। तो अगर मुझे एंगल एम निकालना है तो मुझे एंगल एम के लिए जीतू भैया की हेल्प चाहिएगी। मैं इनको यहाँ पर खड़ा कर दूंगा एंगल एम पर, राइट। और एंगल एम पर जब मैं इनको खड़ा कर दूंगा
तो इनके सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर, साथ में जो होगा वो बेस, और ये वाली साइड जो सबसे लॉन्गेस्ट होती है वो क्या होगी, हाइपोटेनस। तो वैल्यू ऑफ एंगल एम वो आपसे पूछ रहे हैं। अब वैल्यू निकालने के लिए मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेन थीटा यानी कि टेन एम लगा दूं, एंगल एम है ना यहाँ पर, तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा 4, क्योंकि इनके सामने 4 है और इनके साथ क्या है, 4/√3। तो 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पर 10m आ गया 1/√3। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना मुझे वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो मुझे पता होना चाहिए 1/√3 कब होता है 10। तो आपने टेबल जो है एनसीईआरटी में जो दी गई है उस टेबल को अच्छे से टिप्स पर याद करना, बिल्कुल याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं पेपर में पूरी टेबल दोबारा से बनाऊंगा और फिर वन वन करके एक एक करके पहुंचूंगा वहां पे, नहीं, इतना टाइम नहीं होगा बोर्ड के पेपर में, आपको जल्दी जल्दी सब कुछ करना होगा, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको याद रखनी है। अब 1/√3 कब होता है, 10:30 पर होता है। तो यहाँ पर आपका 10 से 10 हट गया, आपके पास एंगल एम कितना बचा, 30 डिग्री। सो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 30 डिग्री आना चाहिए। तो फर्स्ट का आंसर आप लोग क्या देख पाओगे, 30 डिग्री, यानी कि ए पार्ट। ऐसे ही अब उसने पूछा वैल्यू ऑफ एंगल के, तो मुझे जीतू भैया को कहाँ भेजना पड़ेगा, एंगल के पर भेजना पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट मैं दोबारा से लगाऊंगा यहाँ पर एंगल के लिए। फिर से मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर बेस अपॉन या फिर हाइपोटेनस वाला ले सकता हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेनस ले सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ले सकता हूँ, एज योर विश, क्योंकि तीनों साइड्स थी है। तो मुझे सबसे सिंपल टेन थीटा ही लगता है, तो मैं 10 वाला ले लेता हूँ, 10 के। इस बार जीतू भैया यहाँ पर खड़े हैं, तो इनके सामने जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि 4/√3, 4√3 सॉरी। और जो ये इनके साथ वाली लाइन है वो क्या है, बेस, जिसकी वैल्यू है 4, 4 से 4 कैंसिल, तो 10 के आ गया √3। अब एकदम से मुझे पता होना चाहिए कि √3 कब होता है, √3 होता है 10:60 पर, और के यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो मेरे पास सेकंड का आंसर आ जाना चाहिए बी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेकंड का आंसर आ गया मेरे पास बी, ठीक है। चलिए हमारे दो क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ 10m। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं 10m ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो आपको दोबारा से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3, यानी कि थर्ड का आंसर मेरा आना चाहिए बी पार्ट, राइट। अब मेरे से उसने पूछा है sec²m-1। अब मैंने आपको यहाँ पर आइडेंटिटी बताई थी, क्या, sec²θ-tan² क्या होता है, 1 होता है। अभी भी मैंने इससे पहले क्वेश्चन जो किया था उसमें भी ये आइडेंटिटी लिखी थी, sec²θ-tan²1। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उसी आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर यही आइडेंटिटी मैं यूज कर रहा हूँ, बस यहाँ पे थीटा की जगह एंगल का नाम क्या आ गया, एम आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल का नाम आप कुछ भी ले सकते। अब मुझे sec²m-1 चाहिए, तो मैं -1 को इधर भेज देता हूँ, tan² को उधर भेज देता हूँ। तो sec²m-1, ये प्लस का था इधर आके माइनस हो जाएगा, tan² इधर माइनस का था उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो sec²m बेसिकली आपका डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, tan² के। क्या हमारे पास tan² ऑप्शन है, हाँ जी, सी ऑप्शन है। तो हमारे पास फोर्थ का जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, सी ऑप्शन आना चाहिए। डायरेक्टली हम लोग ये कर सकते हैं। देखो इसमें हमें बार बार फिगर भी देखने की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्टली आइडेंटिटी बेस्ड था, हो गया हमारा। अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं जल्दी से, ये सब रब कर देते हैं, ये सब हमने सीख लिया। और लास्ट पार्ट में क्या पूछा है, लास्ट पार्ट में आपसे वैल्यू पूछी है, तो वैल्यू के लिए फिर से मुझे वो टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है ना। tan² 45 -1 लिखा है, तो -1 कर देते हैं। एक तो ये बहुत ब्लर दिख रहा है लेकिन काम तो चलाना ही है, चलो चलाते हैं काम, ठीक है। तो tan² 45 -1, tan45 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, ये मुझे याद होनी चाहिए। तो 1 का स्क्वायर
क्योंकि 1045 का स्क्वायर हो रहा है तो 1 का स्क्वायर -1 अपॉन फिर अगेन सेम 1 का स्क्वायर +1, वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, 0 अपॉन समथिंग इज 0, तो मेरा आंसर आना चाहिए बी। तो मेरा फिफ्थ का आंसर शुड बी बी। चलो जल्दी से मैच कर लेते हैं अपने आंसर्स को। थर्ड के स्पेस था ये। तो यहाँ पर मेरे पास जो आंसर्स आ रहे हैं, एक सेकंड को मैं ये सब रख कर देता हूँ। हाँ जी, तो मेरा पास फर्स्ट का आंसर क्या है, ए। ठीक है, ए आ रहा है। सेकंड का बी, ठीक है, बी आ रहा है। थर्ड का बी, बी आ रहा है। फोर्थ का सी होना चाहिए, सी आ रहा है। फिफ्थ का बी होना चाहिए, बी आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास सारे आंसर सही आ रहे हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू जीतू भैया। हमारा सारा का सारा सही आंसर आने का क्रेडिट कहाँ जाता है, जीतू भैया का। तो 3 केस बेस मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दिए हैं। अब ये चौथा केस बेस जो आपको दिया है, ये आपको खुद से करना है और इसका आंसर मैच करना है इससे। ठीक है, ये फोर्थ केस बेस आपको दिया गया है, ट्राइंगल्स दिए गए हैं, इसमें 2 ट्राइंगल्स हैं। आप सब कुछ निकाल सकते हो आराम से, सारा डाटा सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। जहां भी आपको हेल्प चाहिए आप जीतू भैया की हेल्प ले सकते हो, ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प, राइट। आप कमेंट सेक्शन में मेरी हेल्प ले सकते हो, मुझे बता सकते हो कि क्या दिक्कत आ रही, तो मैं भी आपकी हेल्प के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच जीतू भैया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। हैव अ वेरी नाइस डे। बाय बाय।